हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लेखपाल सिंह आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, और ब्रीडिंग में हमने अभी तक प्रजनन विधियां पढ़ ली थी। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लिंग सीमित लक्षण। लिंग सीमित लक्षण, उसके बाद हम पढ़ेंगे लिंग प्रभावी लक्षण, और उसके बाद हम पढ़ेंगे लिंग सहलग्न लक्षण। आज हम चर्चा करेंगे कि लिंग सीमित लक्षण क्या होते हैं, लिंग प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, और लिंग सहलग्न लक्षण क्या होते हैं। बच्चों, बात करें लिंग सीमित लक्षण क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स। लिंग प्रभावी लक्षण इनको बोलते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस, क्या, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट। और लिंग सहलग्न लक्षण इसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स। ठीक है बच्चों, तो तीनों की बात करें कि लिंग सीमित लक्षण, बच्चों इससे एक एग्जाम्पल या इससे एक क्वेश्चन आता ही है कि इनके जीन कहाँ पाए जाते हैं, इनकी वंशानुगति कैसी होती है, और इसके क्या एग्जाम्पल हैं। तो इससे एक क्वेश्चन आता ही है। तो सेक्स लिमिटेड ट्रेड्स, सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट और सेक्स लिंक्ड ट्रेड्स क्या होती हैं। देखो, सबसे पहले बात करें, ठीक है, तो देखो हम इनमें तीनों में डिफरेंस करके बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक तरफ लिखता हूं लिंग, पहला कौन सा था बच्चों, पहला है लिंग सीमित। कौन सा है, लिंग सीमित। ठीक है, दूसरा कौन सा है बच्चों, दूसरा है लिंग प्रभावी। और तीसरा कौन सा है बच्चों, तीसरा है लिंग सहलग्न। इन तीनों की बात करें। अब देखो, लिंग सीमित लक्षण, इसके जो जीन हैं, हर लक्षण के जीन होते हैं। जैसे हम बोलते हैं एक जीन एक लक्षण, हर लक्षण के लिए एक जीन जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो लिंग सीमित जो लक्षण है, अभी पढ़ेंगे कौन से लक्षण है, इसके जीन कहां पाए जाते हैं। तो जीन कहां पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, किसके, लिंग सीमित के। तो बच्चों याद रखना, इसके लिंग सीमित के जीन पाए जाते हैं कायिक गुणसूत्रों पर। कहां, कायिक गुणसूत्रों पर। किस पे पाए जाते हैं, कायिक गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। कायिक गुणसूत्रों को क्या बोलते हैं बच्चों, ऑटोजोम्स। क्या बोलते हैं, ऑटोजोम्स। मतलब इसके जो जीन है वो कहां, कौन से गुणसूत्र पर पाए जाएंगे, ऑटोजोम्स पर। किसके, लिंग सीमित के। लिंग प्रभावी के जीन, इसके भी जीन कहां पाए जाते हैं बच्चों, कायिक गुणसूत्र पर। कायिक गुणसूत्रों पर, मतलब वही ऑटोजोम्स पर। और लिंग सहलग्न लक्षण, इसके जीन कहां पाए जाते हैं, इसके पाए जाते हैं लिंग गुणसूत्रों पर। कहां बच्चों, लिंग गुणसूत्रों पर। और लिंग गुणसूत्रों को क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। क्या, सेक्स क्रोमोसोम। अब बच्चों देखो, इसके जो जीन है लिंग सीमित, इसका मतलब क्या, नाम देखो, लिंग सीमित। और सीमित मतलब अगर आप कहीं तक सीमित हो, मैं बोलूंगा तुम इस घर में सीमित हो, मतलब हर इसमें लिंग जो है वो सीमित है और लक्षण है। मतलब ऐसा लक्षण जो किसी लिंग में सीमित है, दूसरे लिंग में नहीं आएगा। क्लियर है, मतलब जो नर का लक्षण है वो नर में रहेगा, मादा का लक्षण मादा में रहेगा। ठीक है,
लिंग प्रभावी, मतलब लक्षण तो दोनों में है लेकिन प्रभावी एक लिंग में होगा। क्या लक्षण तो क्या है बच्चों, लक्षण तो दोनों में है, नर में भी और मादा में भी, और प्रभावी किस में होगा, या तो नर में या मादा में होगा। लिंग संलग्न, लिंग संलग्न मतलब ये जो लिंग है, ये जो ट्रेट्स हैं, ये लक्षण हैं, ये एक लिंग के साथ जुड़े हुए हैं। किसके साथ, सेक्स क्रोमोसोम के साथ। तो सेक्स क्रोमोसोम या तो वो एक्स क्रोमोसोम से जुड़ेंगे, तो नर में भी होंगे और मादा में भी, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम नर में भी होता है मादा में भी, और बाई गुणसूत्र के साथ जुड़ा हुआ है लक्षण, तो सिर्फ नर नर में होगा, मादा में नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बात करें तो वंशानुगति, नेक्स्ट बात करें वंशानुगति कैसे होगी इन लक्षणों की, किसकी, वंशानुगति मतलब लक्षण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाएंगे। तो बच्चों ये ऑटोजोम्स पर है, कायिक गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं, तो ये नर के द्वारा और मादा के द्वारा, दोनों के द्वारा जा सकते हैं। ठीक है, तो इनकी वंशानुगति नर व मादा दोनों के द्वारा, क्या नर व मादा दोनों के द्वारा इनकी वंशानुगति होगी, किसकी, लिंग सीमित लक्षण। मतलब क्यों होगी, क्योंकि सर ऑटोजोम्स में पाए जाते हैं, और ऑटोजोम्स तो सेम होते हैं नर में मादा में, मतलब अगली पीढ़ी में ये लक्षण नर से भी जा सकते हैं और मादा से भी जा सकते हैं। तो सेम बात यही होगी सर कि ये भी सेम कंडीशन है, वंशानुगति नर व मादा के द्वारा, नर व मादा दोनों के द्वारा। ठीक है बच्चों, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बच्चों दो कंडीशन होंगी। कौन कौन सी, कि सर जो लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं लक्षण, अगर वो बाई गुणसूत्र पर पाएगा, किस पे पाया जाता है, बाई गुणसूत्र एक्स पे पाया जाता है, या फिर वो बाई गुणसूत्र पर पाया जाएगा। अगर वो जीन जो है किसका, लिंग संलग्न का, वो या तो एक्स गुणसूत्र पर पाया जा सकता है या बाई पर। तो बच्चों अगर वो एक्स पे पाया जाएगा, अगर कोई जीन एक्स गुणसूत्र पर है तो वो नर के द्वारा जाएगा या मादा के द्वारा जाएगा अगली संतान में। तो एक्स गुणसूत्र नर में होता है मादा में, सर दोनों में होता है एक्स, तो है तो दोनों के द्वारा होगी। अगर एक्स संलग्न है, क्या है बच्चों, एक्स संलग्न जीन है, तो नर व मादा दोनों के द्वारा क्या होगी, वंशानुगति जो है वो नर व मादा दोनों के द्वारा वंशानुगति होगी, एक्स संलग्न जीन है। अगर लक्षण कैसा है, एक्स संलग्न है। बच्चों बाई संलग्न है लक्षण, तो बाई तो सिर्फ किस में होता है, नर में, तो वंशानुगति किसके द्वारा होगी, नर के द्वारा। किसके द्वारा होगी, नर के द्वारा जो है वो लक्षण अगली पीढ़ी में जाएगा। ठीक है, तो वंशानुगति कैसे होती है, एक तो हमने ये पढ़ा, और जीन कहां पर पाए जाते हैं, इस लक्षण के यहां पर, इस लक्षण के यहां पर, और इस लक्षण के यहां पर। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, जो ये चीज समझ में आ जाएगी तुम्हारे। देखो बच्चों, एग्जाम्पल, पहले के एग्जाम्पल पढ़े, कौन सा था, लिंग सीमित। कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, देखो पहला एग्जाम्पल की बात करूं मैं, नर में वीर्य उत्पादन। अब नर में बच्चों वीर्य उत्पादन जो है, सीमन प्रोडक्शन, वो मादा में होगा क्या, अरे मादा क्यों वीर्य उत्पादन करेगी, है? कर सकती है क्या, नहीं करेगी यार, सिंपल सी चीज है। तो नर में वीर्य उत्पादन कैसा है, लिंग सीमित लक्षण है, मतलब एक ही लिंग में लक्षण सीमित है, दूसरे लिंग में पाया नहीं जाएगा। ठीक है, मादा में दुग्ध उत्पादन, क्या बच्चों, मादा में दुग्ध उत्पादन, मादा के अंदर दुग्ध उत्पादन जो है वो कैसा है, नर में दुग्ध उत्पादन नहीं होगा, इसका मतलब ये कैसा है, लिंग सीमित है, एक ही लिंग में सीमित रहेगा लक्षण। नेक्स्ट आगे बात करें, मुर्गी में अंडे उत्पादन, क्या बच्चों, मुर्गी में अंडा उत्पादन, मुर्गी में अंडा उत्पादन लिंग सीमित लक्षण है, क्योंकि मुर्गा अंडे, क्या मुर्गा अंडे नहीं देता। ठीक है, क्या बच्चों,
मुर्गी में अंडा उत्पादन। तो ये सारे जो हैं, ये तीनों कैरेक्टर जो हैं वो कैसे हैं बच्चों, नर में वीर्य उत्पादन और द्वितीयक लैंगिक लक्षण। क्या एक और हम एग्जाम्पल कर सकते हैं इसमें, क्या द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी कैसे हैं, लिंग सीमित है, मतलब द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे, ठीक है, स्तन ग्रंथियों का बड़ा होना मादा में, दाढ़ी मूंछों का आना नर में। तो भाई ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है वो नर में अलग होते हैं, मादा में अलग होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लिंग सीमित लक्षण है। क्या है, लिंग सीमित। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछा जाता है कि ये लक्षण लिंग सीमित है, लिंग प्रभावी है या लिंग संलग्न है। दूसरे की बात करें बच्चों, कौन सा, लिंग प्रभावी। लिंग प्रभावी में देखें कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। लिंग प्रभावी में थोड़ा देखेंगे, नर में गंजापन। क्या बच्चों, नर में गंजापन। गंजापन को क्या बोलते हैं, है ना, बाल्डनेस, ठीक है। गंजापन जो है वो मादा में की अपेक्षा है, तो भाई लक्षण तो दोनों में पाया जाएगा, लिंग प्रभावी है, लेकिन प्रभाव एक लिंग में ज्यादा दिखाएगा। नाम से पता चला लिंग प्रभावी, मतलब एक लिंग में प्रभावी होगा। कायिक गुणसूत्र में पाए जाते हैं लक्षण तो दोनों में होंगे, लेकिन एक लिंग में जो लक्षण है वो प्रभावी हैं। जैसे नर में गंजापन, गंजापन जो है वो नर में ज्यादा देखने को मिलता है मादा की अपेक्षा। दूसरी बात करें, आयरे सायरे, आयरे सायरे गाय की त्वचा का रंग। बच्चों आयरे सायरे गाय जो है उसको क्या बोलते हैं, ये जो है गाय की सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है। इसमें जो जीन है वो गाय का रंग ज्यादा सुंदर दिखता है और नर का जो रंग है वो कम सुंदर दिखता है। मतलब कि लिंग प्रभावी जीन है। कैसा बोल देंगे, कैसा है, लिंग प्रभावी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, किसमें बच्चों, भेड़ के अंदर, क्या भेड़ में, कौन सी भेड़ में, डॉर्सेट भेड़ में पोल्ड और हॉर्न कंडीशन, पोल्ड और हॉर्न कंडीशन, बच्चों डॉर्सेट भेड़ जो है ये एक भेड़ की नस्ल है, ठीक है, विदेशी नस्ल है। कैसी, मांस के लिए पाने जाने वाली मीट पर्पज नस्ल है विदेशी डॉर्सेट, ठीक है। सफॉक एंड डॉर्सेट, तो सफॉक एंड डॉर्सेट ही कैसी है बच्चों, मीट की विदेशी नस्ल है, इंडिया की नहीं है। तो डॉर्सेट भेड़ में क्या होता है, नर तो कैसा होता है, पोल्ड है, नर के अंदर तो सींग होते नहीं है, और मादा के अंदर कैसे होते हैं, सींग पाए जाते हैं, ठीक है। तो डॉर्सेट भेड़ में पोल्ड और हॉर्न कंडीशन, ठीक है, एक में प्रभावी है हॉर्न का जीन और एक में अप्रभावी है, ठीक है। तो ये क्या है, लिंग प्रभावी लक्षण है। क्या है, लिंग प्रभावी। नेक्स्ट बात करें, तीसरा बच्चों, तीसरा कौन सा, लिंग संलग्न लक्षण, ठीक है। लिंग संलग्न में या तो वो क्या, एग्जाम्पल देखेंगे इसके, तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों, दो कंडीशन होंगी बच्चों इसमें, कितनी, दो कंडीशन। या तो वो पहला क्या कंडीशन होगी, एक्स संलग्न, क्या, एक्स संलग्न, जो लक्षण है वो एक्स गुणसूत्र पर संलग्न है, मतलब लक्षण जो है उसका जीन किस गुणसूत्र पर पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, तो वो नर में भी दिखेगा लक्षण और मादा में भी दिखेगा बराबर, नर में भी मादा में। यहां प्रभावी नहीं क्योंकि एक्स संलग्न है, एक्स तो दोनों में है। तो जैसे बात करें, क्या, हीमोफीलिया, क्या बच्चों, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया रोग जो है इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। दूसरा बात करें, दूसरा हो गया बच्चों वर्णांतता,
वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, क्या कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस ये जो है ये भी कैसा है, एक्स संलग्न लक्षण है कलर ब्लाइंडनेस। आगे बात करें सर, एक्स संलग्न तो बता दिया, एक होगा बच्चों बाई संलग्न, कौन सा होगा, दूसरा एग्जाम्पल वाई संलग्न। और बच्चों ये सिर्फ किसमें दिखेगा, ये सिर्फ नर के अंदर दिखेगा, किसमें, नर के अंदर, क्योंकि इसके जीन जो हैं वो वाई गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। और बाई गुणसूत्र किसमें सर, बाई गुणसूत्र किसमें, ओनली नर में होता है। अरे होता है कि नहीं, हाँ। तो कौन से हैं इसके एग्जाम्पल, तो मैं इसके एग्जाम्पल आगे लिख रहा हूं बच्चों, इसके एग्जाम्पल किसके, बाई संलग्न, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा पढ़ रहे थे, बाई संलग्न। बाई संलग्न लक्षण, इसका पहला एग्जाम्पल है बच्चों हाइपोट्राइकोसिस, क्या, हाइपोट्राइकोसिस। हाइपोट्राइकोसिस का मतलब, हाइपोट्राइकोसिस का मतलब क्या है, कानों पर, क्या, कानों पर बालों का आना, क्या, कानों पर बालों का आना। बच्चों कान के ऊपर जो बाल आते हैं किसी किसी के, देखे ना कानों पे बाल आते हैं, वो ज्यादातर नर में आते हैं और वो कैसा है, हाइपोट्राइकोसिस बोलते हैं उस लक्षण को, ठीक है। ये कैसा है, बाई संलग्न लक्षण है, बाई गुणसूत्र पर इसके जीन पाए जाते हैं। दूसरा है बच्चों कौन सा, TDF जीन, कौन सा, TDF जीन। TDF जीन क्या बोलते हैं, टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर, टेस्टिस डिटरमाइन फैक्टर, ठीक है। तो ये जीन टेस्टिस के लिए जिम्मेदार है और ये टेस्टिस के लिए किसमें पाया जाएगा, नर में, क्योंकि टेस्टिस किसमें होते हैं, नर में होते हैं। अब ये हो गए दो। अब तीसरा भी इसका एग्जाम्पल है, एक्स संलग्न, बाई संलग्न, और तीसरा मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों, ठीक है, उसी में लिख रहा हूं एक्स संलग्न, बाई संलग्न, अन्य संलग्न। अन्य संलग्न, अन्य संलग्न का मतलब बताएंगे बिल्कुल भाई। अन्य संलग्न, अन्य संलग्न का मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब यह है कि इसके जीन जो हैं वो एक्स गुणसूत्र पर हैं या बाई गुणसूत्र पर हैं, ये अभी तक पता नहीं चला है। क्या एक्स गुणसूत्र पर हैं या वाई पर हैं, इसका अभी तक पता नहीं चला है, पर यह पता है कि ये लिंग गुणसूत्र पर इसके जीन हैं, मतलब ये सेक्स लिंक्ड है, लिंग संलग्न लक्षण है। एग्जाम्पल इसमें क्रिप्टोक्रिडिज्म, क्या, घोड़े में, सबसे ज्यादा घोड़े में देखा जाता है। घोड़े में कौन सी बीमारी, घोड़े में क्रिप्टोक्रिडिज्म, घोड़े में क्रिप्टोक्रिडिज्म। क्रिप्टोक्रिडिज्म क्या होता है बच्चों, वृषण का शरीर से बाहर ना आना उदरगुहा में, वृषण शरीर के बाहर लटके होते हैं, लेकिन वृषण अगर शरीर के अंदर ही रह जाए तो बीमारी को क्या बोलेंगे, क्रिप्टोक्रिडिज्म। किसमें होती है, घोड़े में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये क्या है, संलग्न बीमारी कैसी है, वंशानुगत बीमारी है भाई ये क्रिप्टोक्रिडिज्म, याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। और अन्य संलग्न है, इसका जीन एक्स पर है, वाई पर, ये पता नहीं चला है। दूसरा, मुर्गी में, क्या बच्चों, मुर्गी में ब्रूडीनेस, मुर्गी में ब्रूडीनेस, मुर्गी के द्वारा, ठीक है, अपने बच्चों का रखरखाव करना क्या कहलाता है, ब्रूडीनेस कहलाता है, ठीक है, मातृत्व का गुण कहलाता है। तो मुर्गियों में ब्रूडीनेस किसका एग्जाम्पल है, ये भी किसका है, अन्य संलग्न का एग्जाम्पल है। ये भी नहीं पता इसका जीन किस गुणसूत्र पर पाया जाता है, जेड पर या डब्लू पर, क्योंकि बच्चों एक्स वाई नहीं होते मुर्गी में। मुर्गी में क्या होते हैं, जेड डब्लू, किसमें, मुर्गी में, मुर्गे में नहीं, मुर्गे में तो जेड जेड होते हैं। हाँ यार, मुर्गी का नहीं याद किया तुम्हें,
ठीक है, हाँ पक्षियों का अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अन्य सहलग्न। तो हमने तीनों पढ़े, वाई लग्न है ना, वाई गुणसूत्र पर पाए जाएंगे जीन, एक्स लग्न और उन दोनों के सेक्स सीमित और सेक्स प्रभावी दोनों के कायिक गुणसूत्र पर पाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करें आगे, देखेंगे। तो ये हुए बच्चों ये टॉपिक यहाँ। अब नई एक हेडिंग पढ़ते हैं, नया एक टॉपिक पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों कलिंग एंड सिलेक्शन। क्या? कलिंग एंड सिलेक्शन। कलिंग एंड सिलेक्शन क्या है देखेंगे। कलिंग का मतलब होता है बच्चों छटनी। क्या होता है? छटनी। कलिंग का मतलब होता है छटनी, ठीक है। और सिलेक्शन का मतलब होता है चयन। क्या? चयन। अब इनकी परिभाषा क्या है? तो परिभाषा बहुत सिंपल है बच्चों। कलिंग एंड सिलेक्शन, छटनी एवं चयन, ये क्या है? तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों, देख लेते हैं। छटनी क्या है? छटनी, चटनी नहीं है भाई ये, हाँ छटनी क्या बोल रहे हैं? कलिंग। क्या है कलिंग? छटनी ये है, फार्म में से, तुम्हारे पास गाय भैंसों का फार्म है, फार्म में से आवारा पशुओं को, बिना उत्पादन वाले पशुओं को बाहर निकालना, अवांछित पशुओं को बाहर निकालना क्या कहलाता है? कलिंग। भाई फार्म के अंदर गाय है ना तो दूध दे रही, ना ब्याह रही, ना प्रेग्नेंट हो रही है, तो क्या करोगे उसको रख के? क्या करोगे? अंडे दिलवाओगे गाय से? नहीं ना। फिर क्या करोगे? कलिंग करोगे। कलिंग मतलब उस गाय को फार्म से बाहर निकाल दोगे, ठीक है। तो वही क्या कहलाती है? छटनी या कलिंग कहलाती है, ठीक है। तो कलिंग या छटनी क्या है बच्चों? कलिंग या छटनी का मतलब क्या है? फार्म से अवांछित या अनप्रोडक्टिव, अनुत्पादक, उत्पादक पशुओं को बाहर कर देना। क्या? बाहर कर देना क्या कहलाता है? छटनी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? छटनी कहलाता है, ठीक है। फार्म से अवांछित या उत्पादक पशुओं को बाहर कर देना, बिना उत्पादन, दूध नहीं दे रही यार, क्या करोगे? हैं? तो बिल्कुल निकालो ना बाहर, ठीक है। फार्म थोड़ी ना घाटे में, ये थोड़ी ना देखना है तो सब गाय है, गाय तो माता है ना, बिल्कुल माता है, पुण्य का काम है। लेकिन तुम फार्म कर रहे हो, तुम क्या करोगे? उसको गौशाला में शिफ्ट करो या ये ऐसी जगह शिफ्ट करो उनको सिर्फ मेंटेनेंस राशन मिले। मेंटेनेंस मतलब जो उत्पादन के काम नहीं आता, जो उनका पेट वेट भरता रहे, भूखी नहीं मरे बेचारी, ठीक है। हाँ तो बच्चों एक फार्म में क्या, एक फार्म में, एक डेयरी फार्म में, एक डेयरी फार्म में कलिंग रेट कितनी होनी चाहिए, मतलब कितनी % आपको छटनी करनी चाहिए हर साल, जिससे फार्म मेंटेन रहे। कि ऐसा नहीं तुम्हारे फार्म में सब, हमारी तो सारी गाय दूध देती है, हमारी तो सारी भैंस देती है, हमें कलिंग की जरूरत ही नहीं है। नहीं भाई, ठीक है, तुम्हें फिर भी कलिंग रेट, कलिंग जो छटनी की दर है वो मेंटेन करनी पड़ेगी। तो एक डेयरी फार्म में कलिंग रेट, क्या बच्चों? कलिंग रेट मतलब छटनी दर कितनी होनी चाहिए? 25% होनी चाहिए। 25% तो तुम्हें सालाना पशु जो हैं वो छटनी करने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ 25% के आसपास तुम्हें छटनी करनी पड़ेगी। अब बच्चों बात करें क्या? चयन। क्या? चयन या क्या बोल रहे हैं? सिलेक्शन।
चयन या सिलेक्शन क्या है बच्चों? चयन मतलब सिलेक्शन करना है, किसके लिए? पशु का सिलेक्शन फार्म के लिए नहीं, नई पीढ़ी के विकास के लिए है। तुमने माता पिता का चयन कर रहे हो जिससे उनके बच्चे अच्छे हों, मतलब एक ऐसा सांड ढूंढ के ला रहे हो, एक ऐसी गाय जिनके बच्चे पैदा हों, वो बच्चे अच्छे होने चाहिए, उसके बछड़े बछड़ी जो हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो चयन किसका करते हैं? माता पिता का चयन करते हैं, ठीक है। तो नई पीढ़ी के लिए माता पिता का चुनाव करना है क्या बच्चों? बच्चों के लिए बच्चे बढ़िया चाहिए ना, नई पीढ़ी के लिए माता पिता का चुनाव करना क्या? नई पीढ़ी के लिए माता पिता का चुनाव करना क्या कहलाता है? चयन या सिलेक्शन कहलाता है। ठीक है भाई, क्या सिलेक्शन या चयन क्या है बच्चों? नई पीढ़ी के लिए किसका चयन कर रहे हैं? माता पिता का चयन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? चयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? चयन बोलेंगे, ठीक है। आधा घंटा और, तो क्या बोलेंगे इसको? चयन बोलेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया चयन। अब जैसे जैसे दुग्ध उत्पादन के लिए नर पशु का चयन, अरे पागल है क्या, नर पशु सांड का चयन कर रहे हैं किसके लिए? दुग्ध उत्पादन के लिए। दुग्ध उत्पादन कैसा लक्षण है? लिंग सीमित, सेक्स लिमिटेड लक्षण है, उसके लिए गाय का चयन करेंगे। लक्षण गाय का है यार, नर को चयन क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो क्या देखो इसमें ही पढ़ेंगे आगे। जैसे 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 क्या बच्चों? किसका चयन करना? दुग्ध उत्पादन के लिए मादा पशु का चयन करना, ये सही है भाई, है हाँ, मां का चयन कर सकते हो। दुग्ध उत्पादन के लिए मादा का चयन, मादा पशु का चयन, ठीक है बच्चों। तो दुग्ध उत्पादन के लिए मादा पशु का चयन करना बिल्कुल सही है। दूसरा, वीर्य उत्पादन के लिए क्या? सीमन प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल किसका चयन? नर का चयन करना। तो वीर्य उत्पादन के लिए, ठीक है, वीर्य उत्पादन के लिए नर का चयन करना, ठीक है। तो वीर्य उत्पादन के लिए क्या कर सकते हैं? नर का चयन कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ बच्चों चयन, ठीक है। तो चयन क्या है? नई पीढ़ी के लिए माता पिता का चयन करना, पिता का चयन वीर्य उत्पादन के लिए कर सकते हैं, नर का चयन नर के लक्षणों के दुग्ध उत्पादन के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों चयन कैसे करते हैं? क्या बच्चों चयन कैसे करते हैं? कैसे चयन करें? चयन का क्या विधियां क्या हैं? तो हम पढ़ेंगे चयन की विधियां। क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ सिलेक्शन। क्या बोल रहे हैं? मेथड्स ऑफ सिलेक्शन। मेथड्स ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। चयन की विधियां। क्या बच्चों? चयन की विधियां, चयन की विधियां पढ़ रहे हैं, मेथड्स ऑफ सिलेक्शन। कितने मेथड होते हैं? तो बच्चों पशु का चयन करने की कितनी विधि है? 3 विधि से तुम पशु का चयन कर सकते हो, नर का या मादा का, जिसका भी कर रहे हो, ठीक है। जैसे एक विधि का नाम है, पहली विधि है बच्चों टेंडम चयन विधि। कौन सी है? टेंडम चयन विधि। दूसरी है बच्चों स्वतंत्र छटनी विधि। क्या? स्वतंत्र
छंटनी विधि, स्वतंत्र छंटनी विधि, और तीसरी है कुल स्कोर कार्ड विधि, कुल स्कोर कार्ड विधि, और इसको क्या बोलते हैं, चेन इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेन इंडेक्स। इस विधि को क्या बोलते हैं, चेन इंडेक्स। अब देखो सर नाम ही नाम बताएं, तो आपने बड़े बड़े नाम लिख दिए। अरे कुछ नहीं है टावरो। टेंडन चेन विधि क्या होती है, दूसरी क्या, स्वतंत्र छंटनी विधि है, और तीसरी कुल स्कोर कार्ड विधि। क्या, कुल स्कोर कार्ड विधि। तीनों में क्या डिफरेंस है, देखो बच्चों। टेंडन चेन विधि क्या है, एक ही लक्षण को देखकर, कितना, एक ही लक्षण को मानक मानकर देखकर पशु का चयन करना। ठीक है, एक लक्षण को देखकर, देखेंगे अभी क्या है, परिभाषा समझते हैं। एक लक्षण को देखकर या मानक मानकर देखकर पशु का चयन करना। साहब एक लक्षण देखकर पशु का चयन करेंगे। मैं साहब दूध लेने, मैं भैंस लेने गया, या मैं भैंस देख रहा हूं अपने बच्चों के लिए, सिलेक्शन चयन कर रहा हूं, ठीक है साहब, मेरे को ऐसी भैंस चाहिए जिसका मिल्क प्रोडक्शन जो है, दूध कितना होना चाहिए साहब, 20 लीटर दूध होना चाहिए, ऐसी भैंस चाहिए। मान के साहब और कुछ चाहिए क्या आपको दूध के अलावा, और कुछ मतलब नहीं है, मेरे को 20 लीटर दूध वाली भैंस चाहिए। ठीक है, अब एक दूसरी भैंस थी जो 18 लीटर दूध था, और भाई साहब 10% फैट थी, 12% फैट। फैट कितनी, 12%। SNF कितना, SNF उसका 9%, सॉलिड नॉट फैट। फैट के अलावा जितने भी दूध में होता है वो SNF है। और ये 20 लीटर वाली का फैट कितना था बच्चों, इसका फैट था 5%। अब बताओ कौन सी भैंस बढ़िया, अरे बताओ रे कौन सी भैंस बढ़िया इसमें साहब, 20 लीटर पे 5% फैट है, या 20 पे 12%, मतलब 18 दूनी 36 लीटर के पैसे देगी ये, और 36 से भी ज्यादा लीटर के पैसे देगी। इसका दूध इतना बिकेगा, इसका तो दूध ही 5% का है, फैट ही 5% है। बताओ कौन सी है साहब, भैंस तो ये बढ़िया है। लेकिन मैंने क्या बोला उसको, साहब 20 लीटर दूध गिना दो बाल्टी में भर के, 20 लीटर दूध देती है, बस वही चाहिए मेरे को। तो एक ही लक्षण को मैंने क्या कर लिया, मानक मान लिया है कि भाई एक लक्षण को देखकर ही मैं पशु को खरीदूंगा। तो ये चयन की सबसे घटिया विधि है। क्या है, चयन की सबसे घटिया विधि क्यों है, क्योंकि एक लक्षण को देखकर क्या खरीद रहे हो तुम, सिलेक्शन कर रहे हो, किसका, पशु का। ठीक है, तो बच्चों मैं इसको मिटा दूं, चलो भाई। तो जैसे गाय का दुग्ध उत्पादन को देखकर चयन करना, किसका, गाय का, एग्जाम्पल गाय का सिर्फ दुग्ध उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन को देखकर चयन करना। क्या हो गया, एक ही लक्षण को देखकर चयन कर रहे हैं, तो टेंडम चयन विधि हो गई। क्या हो गई, टेंडम चयन विधि हो गई। क्या होगी बच्चों, टेंडम चयन विधि। ठीक है, और ये जो विधि है, जैसे हमें पता चला, ये सबसे गलत विधि है, सबसे खराब विधि है। तो ये क्या बच्चों, ये चयन की, किसकी, चयन की सबसे
खराब क्या है, विधि है। सबसे खराब विधि चयन की कौन सी है? तो बच्चों याद रखना, स्टार लगा रहा हूं, सबसे खराब विधि चयन की कौन सी है? टेंडम चयन विधि। क्यों है समझ में आ गई होगी। अब बात करें स्वतंत्र छंटनी विधि, तो ये आ गया समझ में, तो इसमें तो कुछ नहीं है, सिर्फ हम लिखेंगे, ठीक है। दो लक्षणों को, क्या बच्चों, दो लक्षणों को मानक मानकर या देखकर, मानक मानकर पशु का चयन करना, पशु का चयन करना क्या कहलाएगा? स्वतंत्र छंटनी विधि। कितने लक्षण? दो लक्षण। क्या देखें कि साहब 10 लीटर दूध होना चाहिए गाय का, भैंस का, मेरे को ऐसी भैंस दिला दो 10 लीटर दूध हो, और फैट परसेंट जो है कितनी, फैट परसेंट भी साहब 7% फैट हो, बस उसको दो लक्षण दिखे। क्या साहब 10 लीटर दूध हो भैंस का और 7% फैट हो, ऐसी भैंस दिला दो, और मेरे को मतलब नहीं है। जबकि बच्चों एक भैंस कैसी थी, 20 लीटर दूध था, पर फैट परसेंट कितनी थी? फैट परसेंट 6.5% थी। बताओ कौन सी बढ़िया? तो उसने ये नहीं ली, क्यों? क्योंकि ये दोनों मानक पूरे होने चाहिए। 10 लीटर दे रही है, ज्यादा दे रही है, ये तो हो गया। 7% फैट नहीं है, ये मानक कम है, ये वाला लक्षण जो है वो उसने बताया था उससे कम है, तो ये विधि, ये भैंस नहीं लेगा, वो ये नहीं लेगा, तो ये बढ़िया है, ये बढ़िया, ये बढ़िया है। तो एक भी मानक अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो पशु का चयन नहीं करते इसमें। तो ये भी इतनी अच्छी विधि नहीं है भाई, ये तो थी खराब है, ये भी खराब ही है इस हिसाब से, तो क्योंकि वो अच्छी भैंस खो देंगे इससे तो हम, ठीक है। हाँ, तो क्या बच्चों, इसको डिलीट कर देते हैं। इसमें क्या, इस विधि में दोनों मानक, दोनों लक्षण या दोनों मानक पूर्ण होने चाहिए, दोनों मानक पूरे होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, तभी पशु का चयन होता है, तभी पशु का चयन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई स्वतंत्र छंटनी विधि। अब है कुल स्कोर कार्ड विधि, और क्या बोल रहे हैं? चयन इंडेक्स। क्या बोल रहे हैं बच्चों? चयन इंडेक्स भी बोल रहे हैं। क्या है कुल स्कोर कार्ड विधि या चयन इंडेक्स? इसकी बात करें, सभी लक्षणों को देखकर एक स्कोर कार्ड बनाते हैं कि भाई दूध में इतनी परसेंट सही है ना, फैट में, SNF में, इसमें ये वो, ये सबको मिला के साहब नंबर दे दो 8 नंबर, उनकी 6 नंबर से जो भी ऊपर होंगी वो सिलेक्ट की जाएंगी, तो 6 से ऊपर नंबर हो गया 8। सभी लक्षणों को देखकर एक स्कोर कार्ड बनाते हैं और उसके आधार पर पशु का चयन किया जाता है। क्या बच्चों? सभी लक्षण जितने भी हैं, सभी लक्षणों के आधार पर सभी लक्षणों के आधार पर एक स्कोर कार्ड बनाया जाता है। क्या? एक स्कोर, ठीक है, और इस स्कोर कार्ड से पशु का चयन किया जाता है। क्या बच्चों? इसमें ही नीचे लिख रहा हूं मैं, यहां जगह नहीं है इतनी। इस स्कोर कार्ड के आधार पर इस स्कोर कार्ड के आधार पर पशु का चयन किया जाता है। ठीक है,
और इसी विधि से हमें पशु की प्रजनन क्षमता का पता लगता है, ठीक है। और इस विधि को क्या बोलते हैं, या इससे पशु की प्रजनन क्षमता, क्या प्रजनन क्षमता, ये क्या बोल रहे हैं इंग्लिश में बोलेंगे तो ब्रीडिंग वैल्यू, क्या ब्रीडिंग वैल्यू का पता चलता है, ठीक है भाई। तो बताओ सबसे अच्छी विधि कौन सी हुई बच्चों, तो सबसे अच्छी विधि कौन सी हुई, तो मेरे हिसाब से, कि तुम्हारे हिसाब से बताओ, चलो मेरे हिसाब से तो मैं तो सही बताऊंगा, कौन सी है, एक लक्षण को देखकर, दो लक्षण को, या सभी लक्षणों को देखकर, अरे तुम भी बोल दिए, क्या बात है, सभी लक्षणों को देखकर, तो ये चयन की सबसे अच्छी विधि है। क्या बच्चों, चयन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बच्चों ये चयन की सबसे अच्छी विधि है। ये बच्चों चयन की सबसे अच्छी विधि हम इसको मानते हैं, ठीक है। चयन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, कुल स्कोर कार्ड विधि या चयन इंडेक्स, इसको सबसे अच्छी विधि मानेंगे, ठीक है। तो ये हुए बच्चों मेथड ऑफ सिलेक्शन। आगे बात करें, नेक्स्ट है बच्चों चयन के आधार। चयन के आधार मतलब ये है सर, क्या भाई, बेसिस ऑफ सिलेक्शन, क्या है, बेसिस ऑफ सिलेक्शन, कि किस बेस पे सिलेक्शन, वो तो मेथड थे भाई, कि कैसे, क्या विधि, क्या है चयन की, मेथड्स कैसे कैसे सिलेक्शन करते हैं, और इसमें क्या अंतर है, अरे दोनों अंतर है भाई। वो चयन की विधियां थी और ये चयन के आधार हैं, मिक्स होते हैं बच्चे, चयन के आधार को विधि में जोड़ देते हैं, विधि, तो बिल्कुल वो चयन की क्या है, विधियां हैं, कि चयन मेथड्स, क्या मेथड्स हैं चयन करने के, और ये क्या किस आधार पर चयन किया जाता है, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे देखो भाई, वो तो चयन की विधियां थी, हैं कैसे कैसे कितनी विधि होती है, कितने लक्षणों को देखकर चयन करते हैं। अब ये चयन के आधार हैं, इसको समझेंगे हम कैसे, जैसे एक लड़की वाले एक लड़का देखने जा रहे हैं, या तुम्हारे लिए, तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, चलो तुम्हारे लिए तुम्हारे घर वाले लड़के देखने गए, क्या देखने गए, लड़का देखने गए, ठीक है। अब तुम्हारे पापा क्या सोच के जा रहे हैं, या तुम्हारे चाचा ताऊ मामा, कि साहब लड़का ऐसा चाहिए, कैसा, तो वो आधार बना के जा रहे हैं, चयन का आधार। तो ऐसे ही पशु के चयन जो करते हैं हम किस आधार पर करते हैं, तो एक तो बच्चों इंडिविजुअल सिलेक्शन, क्या पहला आधार है इंडिविजुअल सिलेक्शन। इंडिविजुअल सिलेक्शन क्या है, इसको बोलेंगे व्यक्तिगत चयन, क्या बच्चों, व्यक्तिगत चयन। बच्चों इसके 4 प्रकार हैं, चारों को देख लेते हैं एक बार, पहले एक एक करके बाद में लिखेंगे। इंडिविजुअल सिलेक्शन, दूसरा होता है संतति परीक्षण, संतति परीक्षण, तीसरा होता है पेडिग्री सिलेक्शन, पेडिग्री सिलेक्शन है ना, पूर्वज चयन, ठीक है, क्या पूर्वज चयन, पेडिग्री सिलेक्शन, ठीक है। हाँ, तो क्या क्या है बच्चों इसमें, इंडिविजुअल सिलेक्शन हो गया, संतति परीक्षण हो गया, और पेडिग्री सिलेक्शन, और एक होता है क्या, संतति परीक्षण हो गया, प्रोजेनी टेस्टिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोजेनी टेस्टिंग, क्या बोलते हैं, प्रोजेनी टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन सा हो गया, पेडिग्री सिलेक्शन है। और एक होता है चौथा जो है वो है फैमिली सिलेक्शन, क्या बच्चों,
फैमिली सिलेक्शन, है ना। अब देखो ये 4 विधियां हैं, 4 आधार हैं सिलेक्शन के। व्यक्तिगत सिलेक्शन, सब लड़का देखने जा रहे हैं लड़की के लिए, सब लड़का जो है ना वो बढ़िया होना चाहिए। घर वाले क्या करते हैं हमें मतलब नहीं है, पापा कितनी ज़मीन है, कितनी खेती है, कैसा परिवार है, कैसी उसके पापा कैसे थे, पूर्वज कैसे थे, इससे मतलब नहीं है। साहब हमें लड़के से मतलब है, लड़का एक नंबर होना चाहिए। ये क्या ऐसा चयन का आधार है, इसको बोलेंगे क्या, इंडिविजुअल सिलेक्शन, या क्या है बच्चों ये व्यक्तिगत चयन है। तुम व्यक्तिगत चयन कर रहे हो, एक व्यक्ति या इंडिविजुअल को देख रहे हो जिसका चयन कर रहे हो, ठीक है। एक तो ये हो गया, कोई दिक्कत भाई। संतति परीक्षण, प्रोजेनी टेस्टिंग, संतति परीक्षण को देखेंगे। साहब हमें लड़का ऐसा चाहिए जिसकी संतानें बढ़िया हो। सब क्या बात कर रहे हो, शादी हुई नहीं संतानें कहां से। चलो ये यहाँ फिट नहीं बैठता भाई, क्योंकि गाय भैंसों में तो चलेगा, सांड की संतानें बढ़िया होंगी तो उसी सांड का चयन करोगे तुम, तो ये चलो पहले इसका मतलब तो समझ में आ गया, जिस सांड की संतानें बढ़िया होंगी उसका चयन करेंगे। पेडिग्री सिलेक्शन, पूर्वज चयन, सब लड़का ऐसा चाहिए जिसका खानदान रईसी हो, जिसके पूर्वजों में दम हो, नाम रहा हो उनका। लड़के से मतलब नहीं है, किससे, पूर्वजों से। पेडिग्री सिलेक्शन, तो साहब सांड या ऐसा चाहिए गाय जिसके माता पिता अच्छे हो, ऐसे भी सिलेक्ट करते हैं लड़की के लिए लड़का, है ना। तो बच के रहना, पूर्वजों से क्या मतलब है यार। नेक्स्ट फैमिली सिलेक्शन, सब ऐसा लड़का चाहिए जिसका परिवार संपन्न हो, है, फैमिली जो है वो संपन्न हो, तो क्या बोलेंगे, फैमिली सिलेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, फैमिली सिलेक्शन। तो परिवार गया तेल लेने, परिवार क्या काम आएगा लड़के के, हैं, तो फैमिली सिलेक्शन क्या काम आएगा भाई, कुछ काम नहीं आएगा। तो लड़का किस लिए देख रहे हैं, एक तो लड़के को देख के चयन कर रहे हैं कि लड़का अच्छा होना चाहिए, दूसरा उसके खानदान, उसके पूर्वज अच्छे होना चाहिए, खानदान जो है वो अच्छी परिवार से होना चाहिए लड़का, उसका चयन करें, उसका परिवार पैसे वाला हो, फैमिली सिलेक्शन, ठीक है, खानदान का नाम हो, पूर्वजों का नाम हो, पेडिग्री, खानदान का नाम हो, फैमिली सिलेक्शन, और उसकी संतानें बढ़िया हो तो उसका सिलेक्शन करें, ठीक है। तो शादी के लिए तो बच्चे ही नहीं हुए उसके अभी, है ना, तो ये गाय भैंसों के लिए बैठता है, ठीक है। बाकी आप बात करते हैं सबसे डिस्कस में आगे क्या है। देखो भाई एक एक करके देखते हैं सबके बारे में। देखो इंडिविजुअल सिलेक्शन, इस प्रकार के चयन में क्या बच्चों, इसमें एक पशु को देखा जाता है, सिर्फ उसी पशु को देखा जाता है जिसका चयन कर रहे हैं। उसके परिवार कैसा है, उस पशु के माता पिता कैसे थे, उस सांड के बच्चे कैसे पैदा हुए, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो पशु अच्छा दूध दे रहा है, उसकी वीर्य क्षमता अच्छा है, वो हष्ट-पुष्ट है, उस पशु का चयन किया जाता है। दूसरा बच्चों, दूसरा है संतति परीक्षण। संतति परीक्षण क्या बोल रहे हैं, प्रोजेनी टेस्टिंग। प्रोजेनी टेस्टिंग, इसमें पशु की संतानों को देखकर, पशु की संतानें कैसी हैं, अच्छी हैं, इसमें पशु की संतानों को देखकर पशु का चयन किया जाता है। क्या, संतानों को देखकर पशु का चयन किया जाता है, ठीक है। उसकी संतानें बढ़िया हैं तो साहब ले लो, इसके बच्चे बढ़िया ही पैदा होंगे। तीसरा पूर्वज सिलेक्शन, मतलब पेडिग्री सिलेक्शन। पेडिग्री सिलेक्शन मतलब पूर्वज चयन। पूर्वज चयन मतलब साहब इसके माता पिता अच्छे थे, ठीक है। इसमें पशु के माता पिता या पूर्वजों को, हैं, माता पिता को देखकर पशु का चयन किया जाता है, चयन किया जाता है, ठीक है भाई। और लास्ट बचा कौन सा, फैमिली सिलेक्शन। चौथा भाई क्या, फैमिली सिलेक्शन
पारिवारिक चयन, क्या पारिवारिक चयन क्या करेंगे बच्चों इसमें पशु के परिवार को देखकर, परिवार मतलब सब पशु का कौन सा परिवार है, होता ही है सबका परिवार, इसमें पशु के परिवार को देखकर, पशु के परिवार को देखकर क्या पशु का चयन किया जाता है। मतलब भाई उसके भाई बहन तो होंगे ही, उस गाय का बछड़ा था, ठीक है, 2-3 बछड़े थे, तो दो तीनों अच्छे हैं तो उसका भी चयन कर लेंगे, ये भी अच्छा होगा, ठीक है। हाँ, तो फैमिली सिलेक्शन परिवार के चयन पर, तो ये क्या था बच्चों, ये था बेसिस ऑफ सिलेक्शन, चयन के आधार। ठीक है बच्चों, 2 डेफिनेशन पढ़ेंगे आज लास्ट। एक डेफिनेशन होती है ब्रीड कॉम्प्लीमेंटेशन, क्या नोट डाल के लिख लेंगे। एक होती है ब्रीड कॉम्प्लीमेंटेशन, ब्रीड कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, और एक होती है हेटेरोसिस, क्या बच्चों, या इसको बोलेंगे हेटेरोसिस, या इसका एक नाम हो रहा है क्या बच्चों, हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड विगर। क्या होती हैं दोनों डेफिनेशन है, देखेंगे। ये दोनों जो डेफिनेशन है वो किस पर आधारित हैं, या ऐसे बोल सकते हैं क्रॉस ब्रीडिंग जो कराते हैं, क्या कराते हैं बच्चों, क्रॉस ब्रीडिंग जो हमने पढ़ ली है अभी तक पिछली क्लास में, क्रॉस ब्रीडिंग। बच्चों हम क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, क्या क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है, 2 एक ही जाति के 2 अलग अलग नस्लों के जंतुओं के बीच प्रजनन कराना क्या कहलाएगा, क्रॉस ब्रीडिंग। जैसे एक साहिवाल ले ली, एक एचएफ ले ली, एक एचएफ ले ली, एक थारपारकर ले ली, एक ब्रांसूस ले ली, तो गाय ही है, सब कैटल हैं लेकिन उसकी अलग अलग नस्ल हैं, ठीक है। तो 2 नस्लों में संकरण कराओगे तो उन बच्चों के, उनके बच्चे होंगे, उनमें दोनों नस्लों के अच्छे अच्छे गुण आ जाएंगे। सब बुरे बुरे भी तो आ सकते हैं, बिल्कुल बुरे भी आ सकते हैं लेकिन अच्छे भी आएंगे, ठीक है भाई। हाँ, तो ब्रीड कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, ठीक है, 2 नस्लों में प्रजनन कराने से दोनों के अच्छे गुण संतान में आते हैं, किसमें भाई, संतान में आते हैं, और इसे क्या बोलेंगे, ब्रीड कॉम्प्लीमेंटेशन। तो एक अच्छी ब्रीड पैदा होगी, क्या एक अच्छी ब्रीड पैदा हो सकती है, ठीक है। हाँ, और हेटेरोसिस क्या है, हेटेरोसिस का मतलब है संतानों का बच्चों का, संतानों का अपने माता पिता से बेहतर होना, बेहतरीन होना, क्या कहलाएगा, हाइब्रिड विगर। मतलब पापा भी 10वीं फेल था और मम्मी भी 10वीं फेल, और बेटा ने क्या कर ली, बीटेक कर ली है। आजकल तो बीटेक वाले फेल के भी बेकार हैं, तो बीटेक नहीं मतलब डॉक्टर बन गया है, डॉक्टर तो ठीक है, चलो पशुधन सहायक बन गया, अब तो खुश हो। हाँ, तो हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर क्या होता है, संतानें जो हैं वो अपने माता पिता से सुपीरियर हैं। कोई बछड़ा ऐसी पैदा हुई, बछड़ी जो माँ से भी ज्यादा दूध देती है, तो वो क्या सुपीरियरिटी हुई, तो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर। बच्चों बस याद रखना ये दोनों क्या होते हैं, दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, क्रॉस ब्रीडिंग के फायदे हैं। क्या है ये, अभी हमने क्या पढ़ा था कल की क्लास में, क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग के 2 फायदे हैं, उन 2 फायदों को अलग से परिभाषित किया गया है, क्या, ब्रीड कॉम्प्लीमेंटेशन एंड हेटेरोसिस। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।